हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। और इससे पहले हम चैप्टर 1 पढ़ा दिए हैं। तो जो लोग चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग ज़रूर चैप्टर 1 का वीडियो देख लें और उसका ऑब्जेक्टिव भी कराएं और थ्योरी भी कराएं। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्त और भाइयों को ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब और भी करिए कि आप लोग को हम और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको लोग सामने ला के दें। ठीक है, तो उससे आप लोग को फ़ायदा होने वाला है और जो भी ये कंटेंट बनाते हैं इससे आप ही लोग का फ़ायदा है क्योंकि इम्पोर्टेंट कंटेंट लेके आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें बोला गया है कि समाजवाद का उदय क्या है। तो समाजवाद का उदय कैसे होता है, कब होता है? तो देखिए, पहला प्रयोग हुआ था 1827 ईस्वी में। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य था सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना। ठीक है, विचारधारा कैसी थी? उत्पादन निजी लाभ के लिए नहीं बल्कि समस्त समाज के हित में जो भी उत्पादन हो, यानी कि विचारधारा कैसी थी, जो उत्पादन हो वो निजी लाभ के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए नहीं, वहाँ पे समस्त समाज के हित के लिए हो। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ही समाज का होता है उदय होता है। ठीक है, आगे इसमें राज्य का नियंत्रण बोला गया है। राज्य का नियंत्रण जो है, जैसे कि समाजवाद में उत्पादन के साधनों एवं पूंजी का पूर्ण रूप से राज्य का नियंत्रण होता है। समाजवाद में उत्पादन के साधनों एवं पूंजी पर पूर्ण रूप से राज्य का नियंत्रण होता है। ठीक है, आगे आगे ये बोला गया स्वप्नदर्शी समाजवाद का। देखिए, यूटोपियन समाजवाद क्या है, तो वो यही बात है। जैसे यह कार्ल मार्क्स के आगमन से पूर्व की विचारधारा है। यूटोपियन जो समाजवाद है ये कार्ल मार्क्स का पहले का समाजवाद है, वैसी विचारधारा का, यानी कि चिंतन सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई वला और रॉबर्ट ओवेन। ठीक है ना, यानी ये लोग थे जो इस बात पर चिंतन करते थे। ठीक है, और मान्यता क्या था कि विचारक क्रांति के बजाय वर्ग समव्य में विश्वास रखते थे। किसमें? तो वर्ग समव्य में विश्वास रखते थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है रॉबर्ट ओवेन, यानी कि इंग्लैंड में समाजवाद कैसे होता है। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कहा जाता है। इस पॉइंट का बच्चों याद रखिएगा कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए अनेक व्यवहारिक प्रयोग किए थे। ठीक है, जो रॉबर्ट ओवेन थे वो माने श्रमिकों यानी मजदूरों जो भी लोग हैं उनको स्थिति के सुधारने के लिए अनेक व्यवहारिक प्रयोग किए थे। ठीक है, आगे अब आते हैं कार्ल मार्क्स। किसके बारे में? कार्ल मार्क्स। देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था 5 मई 1818 को। ठीक है, उनके पिता का नाम था हेनरिक मार्क। ठीक है ना, वो प्रसिद्ध वकील थे। उनके पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क था। ठीक है, और उन्होंने समाजवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान किए थे। उन्होंने समाजवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान किए थे। ठीक है, आगे मार्क्स, कार्ल मार्क्स पर दार्शनिकों का प्रभाव। अब देखिए इसमें क्या है, जिसे रूसो स्वतंत्रता और समानता का विचार लेकर आए, मॉन्टेक्यू शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, हिंगेल जो थे, इनका पूरा नाम है हिंगेल कांट। ठीक है ना, हिंगेल कांट जो थे द्वंद्वात्मक तर्कशास्त्र लेकर आए। ठीक है ना, तो कार्ल मार्क्स पर दार्शनिकों का प्रभाव क्या था, तो रूसो एक लेकर आए स्वतंत्रता और समानता का विचार, मॉन्टेक्यू जो थे शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लाए और हिंगेल द्वंद्वात्मक तर्कशास्त्र। ठीक है, आगे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, इसमें कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर प्रकाशित किया। किसने प्रकाशित किया? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर क्या किया था? प्रकाशित किया। इसे आधुनिक समाजवाद घोषणा माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? आधुनिक समाजवाद का घोषणा पत्र माना जाता है। इसे वर्ग संघर्ष और सर्वहारा क्रांति की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसमें वर्ग संघर्ष और सर्वहारा क्रांति की आवश्यकता पर क्या दिया गया? जोर दिया गया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के द्वारा। ठीक है, आगे
आगे दास कैपिटल। दास कैपिटल ये किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये कार्ल मार्क्स की रचना है। किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। ठीक है। और समाजवादी, देखियो एक सवाल और पूछता है कि दास कैपिटल यानी कि समाजवादियों की बाइबिल। समाजवादियों की बाइबिल किसके कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। ये कार्ल मार्क्स लिखे थे 1867। यह कार्ल मार्क्स की सबसे प्रभावशाली पुस्तक है। इससे पूंजीवाद के विनाश और समाजवाद की जीत की आर्थिक व्याख्या किया है। और ये सवाल पूछे कि कार्ल मार्क्स यानी कि दास कैपिटल में क्या दर्शाया गया है, किसके बारे में बताया गया है? तो इसमें पूंजीवाद के विनाश और समाजवाद की जीत की आर्थिक व्याख्या की गई है। ठीक है। आगे बोला गया है कि मार्क्सवाद के मुख्य सिद्धांत क्या थे, यानी कि कार्ल मार्क्स जो सिद्धांत दिए थे उनके मुख्य सिद्धांत क्या थे? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद, यानी इतिहास का विकास आर्थिक कारणों से होता है। ठीक है ना। पहला बात तो बोले थे कि इतिहास का विकास जो होता है आर्थिक कारणों से होता है। वर्ग संघर्ष, यानी समाज शोषक और शोषित वर्गों में विभाजित है। समाज शोषक और शोषित वर्गों में क्या है? विभाजित है। अतिरिक्त मूल्य, यानी पूंजीपति मजदूरों की मेहनत का हिस्सा चुराते थे। पूंजीपति मजदूरों की मेहनत का क्या करते थे? हिस्सा चुराते थे। ठीक है ना। यानी उनको शोषण करते थे। ठीक है। कौन? पूंजीवादी लोग। आगे अंतिम लक्ष्य साम्यवाद। अब इसमें बोला गया कि कार्ल मार्क्स का मानना था कि अंततः एक वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना होगी। कार्ल मार्क्स का मानना था कि वर्गविहीन यानी क्लासलेस जो है और राज्यविहीन यानी कि स्टेटलेस समाज की स्थापना होगी। ठीक है। आगे प्रथम इंटरनेशनल यानी फर्स्ट इंटरनेशनल कब हुआ? तो स्थापना जो होता है 1864 में। कहाँ पे? तो लंदन में। और किसके प्रयासों से? तो कार्ल मार्क्स के प्रयासों से। ठीक है। याद रखिएगा कि प्रथम इंटरनेशनल कब होता है? तो 1864 में। कहाँ पे? तो लंदन में। और किसके प्रयासों से? तो कार्ल मार्क्स के। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। तो ये किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स। कौन दिए थे? कार्ल मार्क्स। ठीक है। आगे द्वितीय इंटरनेशनल एवं मजदूर दिवस। तो याद रखिएगा द्वितीय इंटरनेशनल में और उसी टाइम मजदूर दिवस घोषित किया गया। यानी द्वितीय सम्मेलन कब हुआ था? 1889 में। कब हुआ था द्वितीय इंटरनेशनल? 1889 में। कहाँ पर हुआ? तो पेरिस में। ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था? पेरिस में। ऐतिहासिक निर्णय, यानी कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में क्या किया जाएगा? मनाया जाएगा। ठीक है ना। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा। उद्देश्य दुनिया भर के मजदूरों के एकजुट करना। उद्देश्य क्या था? दुनिया भर के मजदूरों को एकजुट करना। देखिए जो बच्चों मजदूर दिवस क्यों मनाया गया कि यहाँ पे मजदूरों के साथ जो पूंजीपति लोग थे उनको फैक्ट्रियों में मतलब कि 8 घंटे के बदले में कितना 12 घंटे 13 घंटे काम करवाते थे। ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे कहा कि यह घोषणा किया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, 8 घंटा ही मजदूरों से काम करवाया जाएगा। ठीक है ना। तो इसके बारे में चर्चा हुआ था। तो ये सम्मेलन हुआ था द्वितीय इंटरनेशनल सम्मेलन जो 1889 में। तो वहाँ पर मजदूरों के लिए अब क्या किया गया कि 12 घंटे के बदले 8 घंटे काम करने के लिए बुलाया गया है। ठीक है। तो उसी टाइम से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आगे रूस की क्रांति। देखिए वर्ष 1905 की बात है। क्रांति का नाम 1905 की क्रांति यानी कि जारशाही बनी रही, यानी खूनी रविवार कब हुआ? तो खूनी रविवार 1905 में। इसी को 1905 की क्रांति कहा जाता है। 1917 फरवरी 1917 की क्रांति यानी फरवरी में होता है। तो फरवरी 1917 की क्रांति कहा जाता है। जारशाही का पूर्ण अंत, यानी कि जारशाही। ये जार क्या होता था? रूस का सम्राट बोला जाता था। जारशाही यानी कि वहाँ पे रूस में सम्राट जो थे उन सभी की बात है। 1917 अक्टूबर 1917 की क्रांति यानी बेल्शेविक क्रांति। इसको क्या बोलते हैं? बेल्शेविक क्रांति। साम्यवादी सत्ता की स्थापना। ठीक है। आगे
9 जनवरी 1905 का हुआ था खूनी रविवार, यानी कि रविवार के दिन हुआ था, तो इसको खूनी रविवार बोला जाता है। ये कब हुआ? तो 1905 में। निहत्थे लोगों पर जार की सेना ने अंधाधुंध क्या की थी? गोलियां बरसाई थी, ठीक है ना। अंधाधुंध क्या कराई थी? गोलियां बरसाई थी। ऐसे ही आप रिलेट कर सकते हैं भारत में 1919 में। भारत में 1919 में क्या हुआ था? तो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसी वहाँ पर हुआ था कि जो 79 लोगों पर जार की सेना ने क्या किया था? अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, ठीक है। इस दिन ने जार की छवि को जनता की नज़रों में हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। आगे राजनीतिक कारण क्या था? अब राजनीतिक कारण जो है निरंकुश शासन, क्या था? निरंकुश शासन, यानी जार निकोलस द्वितीय एक अत्याचारी और अयोग्य शासक था। वह जनता की समस्याओं के प्रति पूरी तरह से उदासीन था। क्या था? उदासीन था। प्रशासनिक भ्रष्टाचार चरम पर था, यानी कि सिर्फ भ्रष्टाचार होता था, ठीक है। यानी कि जार निकोलस ये क्या था? अत्याचारी शासक था, ठीक है। आगे रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति, जार ने साम्राज्य के अन्य भाषाई समूहों पर जबरन रूसी भाषा और संस्कृति थोपने का प्रयास कर रही थी, ठीक है। इससे गैर रूसी जनता में भारी आक्रोश पैदा हुआ था, इसीलिए हुआ था रूसीकरण नीति। आगे जरीना और रासपुटिन की भूमिका। अब इसमें जरीना और रासपुटिन की क्या भूमिका है? यानी क्रांति के समय रानी जरीना एक बदनाम पादरी रासपुटिन के प्रभाव में थी, जिससे प्रशासन में भारी अराजकता फैली हुई थी, ठीक है ना। भारी अराजकता फैली हुई थी। देखो बच्चों, जो भी ये पॉइंट है ये आप लोग कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिए, सब याद हो जाएगा, अच्छा से याद हो जाएगा, ठीक है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति। अब इसमें क्या है? किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति क्या है? देखिए, किसानों के पास बहुत कम जमीन थी और करों का बोझ अधिक था, ठीक है ना। यानी कि वहाँ पे किसानों की जो किसान की ज़मीन है, मतलब कि वहाँ पर कम ज़मीन थी और कर का बोझ क्या था? अधिक था। मजदूरों को बेहद कम वेतन में खतरनाक स्थितियों में काम करना पड़ता था, यानी कि 500, मान लीजिए कि 500 मिलता था, तो उसी में 500 तो नहीं मिलता था, लेकिन उसी में उन लोग को कर भी देना है, टैक्स भी देना है, मतलब हर चीज़ करना था, ठीक है ना। तो स्थिति उन लोग का बहुत ख़राब था। श्रमिक वर्ग की पूरी तरह विद्रोही हो चुका, यानी कि श्रमिक वर्ग पूरी तरह से क्या हुआ? विद्रोही हो चुका था। आगे बौद्धिक जागरण, क्या आते हैं? बौद्धिक जागरण। उसके बाद बौद्धिक जागरण किससे होता है? लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस किस रचना है? तो याद रखिए, लियो टॉल्स्टॉय की है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय। फादर एंड सन्स किसका है? तुर्गनेव। याद रखिएगा, ये जो बता रहे हैं ये पुस्तक का नाम है, ठीक है। मदर, तो मदर किसका है रचनाकार? तो मैक्सिम गोर्की का, ठीक है ना। तो तीनों याद रखिएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय। और फादर एंड सन्स किसकी रचना है? तुर्गनेव। और मदर किसका रचना है? तो मैक्सिम गोर्की की, ठीक है। आगे प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। अब इसमें प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव क्या था? इन प्रथम विश्व युद्ध में रूस की बार बार हार ने जारशाही की कमजोरी उजागर कर दी, ठीक है ना। यानी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की बार हार ने जारशाही की कमजोरी उजागर कर दी। युद्ध के कारण देश में भूखमरी और आर्थिक तंगी पैदा हो गई, यानी कि रूस में मतलब बार रूस का होता था, प्रथम विश्व में पराजित हो गया था और इससे क्या हो गया? तो वहाँ पर भूखमरी और आर्थिक तंगी हो गई, ठीक है। आगे आते हैं। आगे बोला गया है कि फरवरी की क्रांति, यानी जार का अंत, ठीक है। यानी यह 1917 के फरवरी की क्रांति है, ठीक है ना। मेल्शेविक दल ने नेतृत्व में हुई क्रांति के कारण जार निकोलस द्वितीय की गद्दी छोड़ना पड़ा और केरेंस्की के नेतृत्व में अस्थायी सरकार बनी थी, ठीक है। तो अस्थायी सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? तो केरेंस्की की, ठीक है। अब आते हैं आगे। अक्टूबर की क्रांति। अक्टूबर की क्रांति को बोलते हैं क्या? बेल्शेविक क्रांति। ये भी कब हुआ था? 1917 नवंबर 1917 में, ठीक है ना। इसके नेतृत्व कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन। परिणाम सत्ता बेल्शेविकों के हाथों में आई और साम्यवादी युग शुरू हो गया। कौन सा युग शुरू होगा? साम्यवादी, ठीक है। आगे क्रांति का वैश्विक महत्व। अब क्रांति का वैश्विक महत्व क्या था? कि विश्व की पहली सर्वहारा वर्ग की सरकार बनी,
साम्राज्यवाद के अंत की प्रक्रिया तेज हो गई और पूंजीवादी देश ने मजदूर सुधारों पर ध्यान देना शुरू किया। ठीक है, आगे व्लादिमीर लेनिन एक परिचय, यानी कि जन्म कब हुआ था? 10 अप्रैल 1870 को सिम्ब्रस गांव में। उन्होंने कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप दिया। उन्होंने कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप दिया। ठीक है, आते हैं आगे। आगे बोला गया है अप्रैल सिथिस। अप्रैल सिथिस क्या है? यानी भूमि, यानी किसानों को जमीन देना। शांति, यानी कि युद्ध को क्या कर देना? समाप्त करना। और भूख को मिटाना, यानी रोटी, भूख को मिटाना यानी रोटी। ठीक है, अप्रैल सिथिस क्यों आया? तो यहाँ पर 3 बातों को ध्यान देना, यानी कृषि भूमि में सुधार, यानी किसानों को जमीन देना। शांति, यानी कि युद्ध को समाप्त हुआ। और रोटी, यानी कि भूख को मिटाना। ठीक है, याद रखिएगा। वेस्टलिस्टवस्क की संधि यानी कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। लेनिन ने जर्मनी के साथ यह संधि कर रूस को प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकाला। इसके लिए रूस को अपना काफ़ी क्षेत्र खोना पड़ा, लेकिन क्रांति सुरक्षित रही। फिर से एक बार याद रखिएगा, वेस्टलिस्टवस्क की संधि कब हुई थी? 1918 में। और किसके साथ संधि होती है? तो जर्मनी के साथ संधि होती है। किसके साथ होती है? तो जर्मनी के साथ। और यहाँ से रूस को प्रथम विश्व युद्ध से क्या हुआ? बाहर निकलना पड़ा। हाँ, इसके लिए रूस को अपना काफ़ी क्षेत्र खोना पड़ा, लेकिन क्रांति सुरक्षित रही। ठीक है, आगे चीका। ठीक है ना, चीका क्या था? चीका एक प्रकार क्या था? पुलिस दस्ता है। ठीक है ना, पुलिस दस्ता था। लेनिन ने क्रांति के दुश्मनों के दमन के लिए चीका नामक एक विशेष पुलिस संगठन बल बनाया था। ठीक है ना, पुलिस दस्ता था, चीका का नाम था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे आते हैं नई आर्थिक पॉलिसी। इसको NEP बोला जाता है। क्या बोला जाता है? NEP बोला जाता है। ये नई आर्थिक पॉलिसी कब आई थी? तो 1921 में आई थी। लेनिन ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 1921 में लागू किया था। तो याद रखिएगा, नई आर्थिक नीति कब आई थी? तो 1921 में आई थी। ठीक है, इस साम्यवाद के साथ साथ थोड़े बहुत निजी व्यापार भी छूट दी गई। थोड़े बहुत निजी व्यापार को क्या किया गया? छूट दी गई। आगे बोला गया है कि इस पॉलिसी का, यानी कि न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, इसका प्रमुख विशेषता क्या था? नई आर्थिक नीति का। ठीक है, पहला बात है किसानों ने अनाज जब्त करना बंद कर दिया। किसानों से अनाज जब्त करना क्या कर दिया गया? बंद, यानी निश्चित टैक्स लगाया गया। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को निजी रूप से चलाने की छूट दी गई। विदेशी पूंजी को सीमित रूप से आमंत्रित किया गया। तो ये बातें याद रखिएगा कि नई आर्थिक पॉलिसी की प्रमुख विशेषताएं क्या है? कि किसानों से अनाज जब्त करना बंद किया गया, यानी कि इस पर निश्चित टैक्स लगाया गया। 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को निजी रूप से चलाने की छूट दी गई। और अगला बात है कि विदेशी पूंजी को सीमित रूप से आमंत्रित किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है NEP व्यवहारिक कदम। अब इसका व्यवहारिक कदम क्या था? तो ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त की गई। लेनिन का मंत्र, यानी 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे रहने के समान है। लेनिन का एक मंत्र है और शब्द है, इस शब्द का है या मंत्र का है, रूल, यानी समझ लीजिए। बोला गया है लेनिन के द्वारा 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना, 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे न हटना फिर भी 2 कदम आगे रहने का समान है। ठीक है, तो आप लोग भी बच्चे ऐसे ही याद रखिए। ठीक है ना, आगे लेनिन की विदेश नीति। लेनिन की विदेश नीति, देखिए गुप्त संधि को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। समाजवाद विरोधी नीति और कार्मिंगटन की स्थापना, यानी साम्यवादी पार्टियों का संघ बनाया गया। ठीक है, आगे लेनिन के बाद कौन आते हैं? जोसेफ स्टालिन। लेनिन के बाद कौन आते हैं? जोसेफ स्टालिन।
स्टालिन ने रूस के सर्वाधिकवाद स्थापना की और आर्थिक प्रगति पर जोर दिया। और स्टालिन की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1953 में। जोसेफ स्टालिन की मृत्यु कब होती है? तो 1953 में, याद रखिए। ठीक है, अब आते हैं सामूहिक खेती। ठीक है ना, कोलखोजी इसको बोलते हैं, सामूहिक खेती। देखिए 1929 में स्टालिन ने किसानों को सामूहिक फर्मों में काम करने के लिए मजबूर किया। ठीक है ना, इसका उद्देश्य कृषि का आधुनिकीकरण और राज्य नियंत्रण था। इसका उद्देश्य क्या था? कि कृषि का आधुनिकीकरण और राज्य का नियंत्रण करना। ठीक है, किसका? स्टालिन का। आगे खुर्चेव और गोर्बाचोव दौर। खुर्चेव और गोर्बाचोव दौर। ठीक है, इन नेताओं ने उदारीकरण नीति अपनाने की कोशिश की। मिखाइल गोर्बाचोव और नीतियों ने सोवियत संघ की दिशा बदल दी। खुर्चेव और गोर्बाचोव का दौर। ठीक है, आगे बोला गया है ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। इसमें बोला ग्लासनोस्त यानी खुलापन और ओपननेस से होता है, और पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन। ठीक है ना, ये दोनों बात याद रखिएगा कि ग्लासनोस्त का है तो खुलापन और पेरेस्ट्रोइका का है तो पुनर्गठन। अगला बात, सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन कब होता है? तो 1991 में होता है। कब? तो दिसंबर 1991। सोवियत संघ 15 स्वतंत्र देशों में बंट गया और शीत युद्ध का अंत होता है। क्या होता है? शीत युद्ध का अंत होता है कब? तो दिसंबर 1991 में। ठीक है, अगला बात, अगला है भारत और विश्व पर प्रभाव। भारत और विश्व पर प्रभाव। देखिए रूसी क्रांति ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों जैसे भगत सिंह, नेहरू की बात से क्या करता है? प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित करता है। इससे दुनिया भर में मजदूर आंदोलनों को बल दिया गया। इससे दुनिया भर के मजदूर आंदोलनों को बल मिला। अगला है, अब देखिए यहाँ से तो ये चैप्टर खत्म होता है। इसका सारांश दिया है, समाजवाद समानता का सिद्धांत, मार्क्सवाद का वैज्ञानिक समाजवाद, रूसी क्रांति, इसके बारे में हम लोग बताए हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा तो बच्चों कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि कुछ आप लोग को डिफरेंट लगे या कुछ और लगे इसके बारे में बताइए कि आप थोड़ा इसमें चेंज कर सकते हैं, हम चेंज करेंगे। और आप लोग की कोशिश करेंगे आप लोग को बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आप लोग को प्रदान करें। तो अपने दोस्त और भाइयों को शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, आप लोग को इससे प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।